हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरे दोस्त राहुल की स्टोरी बताने वाला हूं। तो राहुल की एज 25 ईयर है और ये उसकी सैलरी यस्टरडे ही उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई, जो सैलरी है 10,000 रुपीज़। और वो उस सैलरी को लेकर मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि क्या मैं इस 10,000 रुपीज़ को इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन सकता हूँ या नहीं। तो सबसे पहले मैंने उसे इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिनरी समझाया और वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला का एग्जाम्पल समझाया। मैंने उससे कहा कि वॉरेन बफेट ने भी $140 की स्मॉल अमाउंट सेविंग की जर्नी से ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट किया था। और मैंने उसे राकेश झुनझुनवाला का भी एग्जाम्पल दिया और बताया कि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को मात्र 5,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था। तो कोई भी अमाउंट छोटी या बड़ी नहीं होती है। आप एक बार अगर इन्वेस्टिंग की हैबिट लगा दो तो ये आगे चलकर आपको प्रॉफिटेबल ही बनाएगी। अब राहुल ने मुझसे पूछा कि क्या ये 10,000 रुपये मैं पूरे के पूरे इन्वेस्ट कर दूं या उसमें से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करूं। तो सबसे पहले मैंने उससे कहा कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है उस हिसाब से तुम अपने पैसे को निकाल लो। यानी कि तुम्हारी एसेंशियल ज़रूरतें क्या है, क्या तुम्हें गैस बिल भरना है, क्या तुम्हें घर खर्च देना है, उन सभी ज़रूरतों को निकालने के बाद तुम्हारे पास कितनी अमाउंट बचती है वो मुझे कहो। तो उसने कहा कि इन सभी ज़रूरतों को, एसेंशियल ज़रूरतों को निकालने के बाद मेरे पास 4,000 रुपीज़ बच जाती है। तो क्या मैं इस 4,000 रुपीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करूँ कि जिससे मैं आगे चलकर करोड़पति बन पाऊँ। तो मैंने उसे जो जो समझाया और जो जो कहा वही मैं आज के इस वीडियो में आपसे कहने वाला हूँ। सबसे पहली सलाह जो मैंने राहुल को दी वो सलाह ये दी कि आप अपने 4,000 रुपये को वो सेविंग अकाउंट में नहीं रखेगा। और ऐसा क्यों, उसने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा कि महंगाई हर साल 8 से लेकर 10% के बीच की रेट से बढ़ती रहती है। तो अगर तुम अपने पैसे को काम पर नहीं लगाओगे तो तुम्हारे 4,000 रुपये की वैल्यू अगले साल कम हो जाएगी। तो उसने मुझसे पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे 4,000 रुपये तो 4,000 रुपये रहेंगे ही रहेंगे। तो मैंने उसे परचेसिंग पावर का कॉन्सेप्ट समझाया और उससे कहा कि आज मान लो कि 4,000 रुपये में तुम्हें एक वॉच मिल रही है, स्मार्ट वॉच। तो क्या अगले साल ही वो वॉच तुम्हें 4,000 रुपीज़ में मिलेगी या नहीं, या उस पर महंगाई का असर होगा। तो उसने कहा कि हाँ, वो चीज़ महंगी हो सकती है। तो इस तरह से तुम्हारी जो 4,000 रुपीज़ की वैल्यू है वो कैसे डाउन हो जाएगी। तो इसी को कॉन्सेप्ट को परचेजिंग पावर का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर हो तो वो अपने पैसे, एक्स्ट्रा पैसे जो है उसे कभी भी सेविंग अकाउंट्स में नहीं रखेगा, क्योंकि जो अमाउंट आप सेविंग अकाउंट्स में रखते हो वो हर साल 8% के रेट से डिक्रीज होते जाती है। उसके बाद मैंने राहुल को सीधा पूछा कि तुम कौन कौन से एसेंशियल ग्रुप में अपने इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो उसने सबसे पहले मुझे रियल एस्टेट के बारे में कहा। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास क्या 10 लाख, 20 लाख या करोड़ रुपीज़ है, तभी तुम इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कर पाओगे, क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और रिस्की है और तुम्हें रिटर्न्स भी इतनी जल्दी नहीं मिल पा रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में तो रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। तो तुम रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट को करने के ऑप्शन को तो भूल ही जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। दूसरा ऑप्शन जो राहुल ने मुझसे बताया, तो मैं अपनी बचाए हुए सेविंग्स को गोल्ड में निवेश करता हूं। तो मैंने कहा कि हाँ, गोल्ड महंगाई को तो बीट नहीं कर पाएगी, कि महंगाई को लेवल को तो वे मीट करती रहती है। तो तुम्हारे पैसे को में से कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे को तुम गोल्ड में निवेश कर सकते हो। मान लो कि तुम 1,000 रुपये हर महीने अपने अमाउंट से निवेश करोगे गोल्ड में, या तो गोल्ड के ETF बॉन्ड लो या फिर सीधा गोल्ड बाय करो। जो तुम्हें अच्छा ऑप्शन रहेगा तुम उसे चूज कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से तुम अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हें उसके ऊपर ब्याज भी मिलेगा। फिर मैंने उससे पूछा कि बाकी बचे 3,000 रुपीज़ का वो क्या करेगा। तो उसने मुझसे कहा कि मैं LIC में एक अपना जीवन बीमा खुलवाऊंगा, जो मेरे मरने के बाद भी मेरे फैमिली को सपोर्ट करेगा। तो मैंने कहा कि ये एक अच्छा ऑप्शन है, तुम ज़रूर इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास 2,000 रुपये बच गए हैं, तो तुम उस 2,000 रुपये का क्या करोगे। तब मैंने उसे कहा कि तुम उसमें से 1,000 रुपये को म्यूचुअल फंड में डालो और दूसरे 1,000 रुपये को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। तो उसने मुझसे कहा कि मैं किस तरह के म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने तो उससे कहा कि तुम्हारी एज तो अभी 25 ईयर है, तो तुम एक रिस्की म्यूचुअल फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और हर साल एक रिस्की म्यूचुअल फंड के चुनने के बाद हम ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे कि जिससे तुम्हारा पोर्टफोलियो भी बैलेंस हो जाएगा। तो मैं मेरे राहुल का पोर्टफोलियो इस तरह से बनाऊंगा कि इसमें एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखूंगा, एक फ्लेक्सी कैप, एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड, और अगर बहुत ज़्यादा वो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखता हो तो एक सेक्टर म्यूचुअल फंड उसमें डालूंगा। तो इस तरह से बैलेंस पोर्टफोलियो में यूटिलाइज करके राहुल को दूंगा, ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव में भी वो पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर पाए। और मैं उसे ये सलाह तो ज़रूर दूंगा कि जब कभी भी म्यूचुअल फंड में वो निवेश करे तो लॉन्ग टर्म के लिए करे, या लॉन्ग टर्म यानी कि 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी उसे उसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अपनी SIP को वो कभी भी किसी भी संजोग में बंद ना करवाए 10 सालों तक, क्योंकि मार्केट में अप डाउन हुआ तब भी अगर वो अपनी SIP को बंद नहीं करवाता है तो आगे चलकर उसे प्रॉफिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
तब राहुल ने मुझसे पूछा कि मैं कितना अमाउंट के रिटर्न्स को एक्सेप्ट कर या एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो मैंने एक छोटे से एग्जांपल से समझाया कि अगर उसने 1 लाख रुपए निवेश किए और उस पर अगर 10% का ही उसे इंटरेस्ट रेट मिला तो 20 सालों के अंदर उसके 1 लाख रुपीज़ 6.7 लाख रुपीज़ के आसपास हो जाएंगे। अब उस 1 लाख रुपीज़ का मान लो कि उसे सिर्फ 15% का रिटर्न्स मिला तो 20 सालों के बाद उसकी अमाउंट अराउंड 16 लाख के आसपास हो जाएगी। तो वो जितना टाइम अपने पैसों को ग्रो करने के लिए देगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न्स उसे लॉन्ग टर्म में देखने को जरूर मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप भी अगर 25 एज के ग्रुप में आते हो और राहुल की तरह ही कंफ्यूज हो तो आप मुझे कॉल करके अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हो। पर हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि वो कॉल चार्जेबल रहेगा। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे सीधा कमेंट करके या 1-to-1 कॉल पर बात कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।